हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या करते हैं? भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप का व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को संनेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशाला, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती थी। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आई है कि भारत के जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए, तो वो क्षेत्र हैं मुंबई हाई, गुजरात, असम। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो कई बार पूछा जाता है कि गुजरात का महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा, तो वो है अंकलेश्वर। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है और डिगबोई, नहर काटिया और मोरन हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इसके बाद आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा का साधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रोलियम रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो इनका जो वितरण की बात आती है, तो कृष्णा गोदावरी जो नदी बेसिन है, यानी जिन क्षेत्रों से नदी बहती है, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? इसके विशाल भंडार हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई, यानी जहाँ पर पेट्रोल भी पाया जाता है, और सनिध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है, यानी तेजी मिली है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट विद्युत। आधुनिक विषयों में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास सूचकांक
माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। नंबर 1, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण का मतलब होता है जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा में प्रयोग में ला जा सके। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी जो नदियों के ऊपर बांध बनाकर अनेक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अनवीकरण का मतलब एक बार प्रयोग करने के पश्चात वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी जिस प्रकार को क्या किया जाता है? कोयले से बिजली बनाई जाती है। जो कोयला एक बार प्रयोग करने के पश्चात क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। अब आते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो परंपरागत स्रोत हैं, अब है हमारा गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इनसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जैसे ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। यानी ये कौन से नवीकरण योग्य ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहत यानी बहुत से कार्यक्रम भी बनाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं। इसके बाद आता है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। इसके जो अध्ययन है हम कल जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। धन्यवाद।